एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज काफी आसान है। पहला क्वेश्चन ये है, फिगर बनी हुई है ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन में कुछ एंगल्स बने हैं एक्स वाई 50 130। इसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी मेथड है। डायरेक्ट तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है, एक लाइन है, इसीलिए लाइन का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, यानी कि 180 का होता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो x आ जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। आपको दिख रहा है सेम पोजीशन डिफरेंट लाइन, ऐसे एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम x इज इक्वल टू 130 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये डायरेक्ट तरीका भी है, इनडायरेक्ट भी है। ये वाला है हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो दोनों तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही y इज इक्वल टू 130 डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो सीधे आप लिख देंगे BOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन 1 बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन 2 उससे भी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन 2 की फिगर ये बनी हुई है। यहाँ पर दिया है कि AB CD और EF ये तीनों पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन 2 में AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। या आप बोल सकते हैं AB parallel to CD parallel to EF। तीनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल होंगी। तो आपको और दूसरा रेशो दिया है y/z इज इक्वल टू 3:7। ये रेशो दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर x है, ये एंगल अगर x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे करस्पॉन्डिंग है। ये भी x होगा, ये भी x होगा। सेम पोजीशन डिफरेंट है। उसी तरीके से y अगर ये y है तो ये वाला भी y होगा। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि EF एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप लिख सकते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, y और z ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इनका रेशो दिया है, तो जब भी रेशो दिया रहता है तो हम ले लेते हैं x के फॉर्म में, यानी y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा और z इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 180 या x इज इक्वल टू 180 बाई 10 18 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई। तो y की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री, और z की वैल्यू 7x है, यानी कि 18 डिग्री है। तो 54 आ जाएगा। 7x है तो 7 इंटू 18 ये आ गई y और z की वैल्यू। उसी तरीके से अब x की निकालना है। तो ये दिख रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो होते हैं उसकी सम हमेशा 180 होती है। यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है, कैसे है? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड AB पैरेलल टू C। पैरेलल लाइन के सेम साइड के ट्रांसवर्सल
के ये इंटीरियर एंगल है, इसलिए इन दोनों की सम 180। तो अब आपके पास y की वैल्यू तो है, हमें x बस निकालना है। तो x आ जाएगा आपका 180 माइनस 54। ये माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 भी काफी आसान लगता है। क्वेश्चन 3 में आपको एक वैल्यू दी हुई है, GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो इस वक्त 3 एंगल पूछे, हम सारे निकाल सकते हैं। मैं सारे निकालना बता देती हूँ आपको, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। GED यानी कि ये बड़ा वाला एंगल। अब इसके दो पार्ट दिख रहे हैं, एक है GEF और दूसरा है FED या DEF। अब यहाँ पे ये सिंबल लगा है, मतलब ये 90 डिग्री का है। यानी इसको मैं दो पार्ट में लिख सकती हूँ। एक पार्ट है GEF और दूसरा पार्ट है FED। अब FED की वैल्यू यहाँ दिख रही है कि ये 90 की है, तो यहाँ हम 90 लिख देंगे। तो आप GEF आराम से निकाल सकते हैं। 126 माइनस 90, ठीक है। उसी तरीके से अगर बाकी एंगल्स पूछे हैं, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये भी एक 90 का एंगल है। यानी आप लिख सकते हैं एंगल ACE, ये अगर निकालना है AEC, ये वाला एंगल AEC प्लस GEF इज इक्वल टू 90। ये फिगर में ही दिया है, आधा 90 का है तो ये वाला 90 हो गई होगा। ये हमारे पास आ गया 36 का। तो AEC हम आराम से निकाल सकते हैं। एंगल AEC की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 36, कितना आ जाएगा 54, ठीक है। 90 माइनस 36 विल बी 54। और कोई एंगल निकालना है, दो एंगल निकल गए। अगर ये एंगल निकालना है तो ये 90 का है, ये आपका 36 का है, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, GEF। 90 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा 36 डिग्री का है, और तीसरा हमें नहीं पता है। कौन सा नहीं पता है, EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो को आप प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 126 का। तो आप एंगल EGF बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 180 माइनस 126 कितना आएगा, ठीक। तो ये बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं एंगल्स। और कोई एंगल निकालना बाकी है, ये तो 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये 90 का होगा। और कोई एंगल इसमें बचा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की फिगर ये बनी हुई है। इसमें ये दिया है कि PQ और ST पैरेलल लाइन से, यानी अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये पैरेलल होंगी, क्योंकि दिख नहीं रही है इसलिए एक्सटेंड करके हम देख सकते हैं। और आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब कैसे निकालें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर लो तो भी इसका आंसर आ जाएगा,
या फिर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दो जैसे क्वेश्चन के हिंट में दी है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, दोनों तरीके आपके सही हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर मैंने PQ को एक्सटेंड कर दिया तो ST पैरेलल टू PQ है, ये तो गिवन है। ST पैरेलल टू PQ है, ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये एंगल अगर 130 का है तो ये एंगल कितने का होगा? यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर दे दूँ, PQR तो है, ST भी है, इसे मैंने M नाम दे दिया और इसे O नाम दे दिया। ठीक है, तो एंगल SOM, ये वाला एंगल प्लस 130 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है। तो ये वाला एंगल आपके पास SOM आ जाएगा 50 डिग्री का, 180 माइनस 130 50 डिग्री का आ जाएगा। ये एंगल 50 डिग्री का है। जब ये एंगल 50 का है तो ये एंगल कितने का होगा? ये भी 50 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सेम पोजीशन डिफरेंट साइड, तो ये भी 50 का होगा। उसी तरीके से यहाँ अगर 110 का है तो ये एंगल कितने का होगा? ये 80 का होगा। क्यों होगा? सॉरी 70 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दोनों इंटीरियर एंगल, तो इनकी सम 180 ही होना चाहिए, 180 से ये कम नहीं हो सकते। ठीक, तो उसी तरीके से हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। मैं इसे अगर y नाम दे देती हूँ तो एंगल PQR प्लस y इज इक्वल टू 180। दोनों का रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। ठीक है, दोनों का एक ही रीजन है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। PQR आपको पता है 110 का है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 दैट इज 70। अब आपको R निकालना है, QRO। QRO या QRS कैसे निकालेंगे? ये आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो हम लिख सकते हैं 70 प्लस एंगल QRO या S, O भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल QRS प्लस 50 प्लस 50 और 70 मिलके बन गए 120। QRS इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे में भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 एंड 6 हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 5 का फिगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर। 5 में दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में एक ट्राइंगल है।